मेरी मालकिन को अचानक ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, तो अपनी 12 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास चुरा लेता। मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी, लेकिन रात हुई तो मालकिन की बेटी ने रात को ही नींद में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर एक लड़का और एक लड़की साथ हो तो तीसरा हैवान वहां जरूर मौजूद होता है। इसलिए फिर मैंने मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं जब 10 साल का था तब से मैं मालकिन के पास काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे तो मैं दल दल भटक रहा था। तभी एक दिन रास्ते में मालिक मुझे मिले और अपने घर ले आए। तब से मैं यही काम करता हूँ। और अब मालिक भी नहीं रहे तो मालकिन ही पूरा बिजनेस संभालती है, और इसीलिए उन्हें एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई थी। बार बार मुझसे कहती, रमेश, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना मैं तुझ पर विश्वास कर सकती हूँ, किसी और नौकर पर नहीं। इसलिए मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो, मैं अपनी बेटी शालिनी को घर पर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है कि वह कितनी जिद्दी और शैतान है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और हाँ, मालकिन, मुझे मालूम है। मैं उसके पूरे तरीके से ध्यान रखूंगा। आप बेफिक्र होकर अपना काम करिए। वो उम्र में भले ही 12 साल की थी, लेकिन उसके नाटक बहुत थे, क्योंकि वो मालिक और मालकिन की इकलौती बेटी थी, और इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़ियों से ही खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे कही, वह सुन के तो मैं हैरान रह गया था। वह मुझे कैसे यह बात बता सकती थी। वह कहने लगी, रात को तुम मेरी शालिनी के पास ही सोना, उसके कमरे में ही रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी, कि मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं यहाँ कैसे छोटे से बच्चे के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोच कर तो बात करें। यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, रमेश, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया, बस कह दिया। तुम शालिनी के कमरे में ही रहोगी, और वही उसके पास ही सो गए। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें बार बार इनकार कर नहीं सकता था। लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं शालिनी के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा था, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया, तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का कर रखा था। बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मालकिन से लव मैरिज की थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन जब मालकिन पेट से थी, तभी मालिक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, और शालिनी के पैदा होने से 2 महीने पहले ही मालिक का देहांत हो गया। मालकिन तब से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वहां भी आ जाएंगी, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 12 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि मालिक शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखते थे, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। शालिनी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद करके। लेकिन फिर उनका दिल शालिनी के साथ लग गया। हालांकि मालकिन के माँ बाप बहुत चाहते थे कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, क्योंकि अभी उनकी उम्र ही क्या थी। भरी जवानी में मेरी मालकिन विधवा हो गई थी। लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत प्यार था, और मैं अपना सारा जीवन अपने पति के नाम पर ही गुजारूंगी। फिर वही हुआ। मालिक शालिनी बेबी के साथ पूरा घर और बिजनेस भी संभाल लिया। 12 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार नौकर मैं था। कारोबार की देख रेख में भी नमक का हिसाब चुकाया था।
एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी बहुत बड़ी कंपनी से बात हुई है और इसी सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए 2 दिन अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। यह सुनकर पहले तो शालिनी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली चलना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन ने मुझे सब कुछ समझा बुझा कर चली गई। और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया है। खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई, क्योंकि मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाली ठौठ में भी करके देख लूं। मैंने सुकून का सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिया, टीवी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं, इतने में शालिनी बेबी के कमरे का दरवाजा खुला और शालिनी हॉल में आ गई। जो उसने मेरी बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, रमेश के बच्चे, तुम्हारी शिकायतों में माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे हो। यहाँ सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा उठकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फौरन टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रखा। शालिनी माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ा लूंगी। इसलिए माँ जब तक घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आप हुक्म करें। मैं अंदर से बहुत झुलझुला गया था, लेकिन मैं मालकिन की बेटी से कुछ भी कह नहीं सकता था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। वह हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओ, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ ना कहती थी, क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। शायद बिना बाप की थी, इसलिए मालकिन कुछ ज्यादा ही उसको सिर पर चढ़ाए हुए थी, जिससे उसको अपने पिता की कमी महसूस ना हो। फिर वह चाय का कप नौकर लेकर आया। मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा और धीरे से बोला, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैं उसे घूरकर जाने वाली नजरों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मजे से अब शालिनी पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो शालिनी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो रमेश? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोगी। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। फिर शालिनी की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में घर में नौकरानी भी तो है, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। शालिनी कहने लगी, मैंने कहा ना कि तुम मेरे ही कमरे में सोगे, मतलब तुम ही। शराफत से मेरे कमरे में जाओ और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। शालिनी बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 12 साल की थी, लेकिन मैं तो 12 बरस का ना था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी, जो मैंने कई बार सुनी थी, कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है।
पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेले रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को शालिनी के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरे बेड पर लेटी शालिनी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोते हुए बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल आराम से बेफिक्र सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर ही मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा शालिनी नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज गए थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ शालिनी को अकेले मत भेजना। इसीलिए जब शालिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब रखने लगा, क्योंकि हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि शालिनी को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता तब तक ड्राइवर भी शालिनी को स्कूल से लेने नहीं जा सकता था, और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल ही चुकी थी कि 2 बजे रागनी की छुट्टी होनी थी। और जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी, जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी, कहने लगी, मुझे शालिनी की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुना ही था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से निकला। सामने ड्राइवर को देख मैं गुस्से वाली नजरों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? तो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई हैं, तो उन सब बातों का तुम खुद ध्यान रखो। ड्राइवर की बातों ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। मैं जल्द ही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा और स्कूल पहुंचा तो देखा पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ शालिनी स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों आई हो? शालिनी गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर हम लोग घर नहीं पहुंचे, वहां मुझे रास्ते भर बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारी शिकायत न लगाई तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। वैसे मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने घर की सफाई ठीक से नहीं की हुई थी। बस अपनी अपनी बातों में सब बिजी थे। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना भूखा रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा, फिर अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं बहुत थक चुका था। जब मैं शालिनी के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपना होमवर्क याद कर रही थी। मैं फिर उसी कालीन पर जाकर सो गया। दिन भर का थका हुआ था, मुझे गहरी नींद आ गई। रात को मुझे ऐसा लगा कि हॉल में कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी शालिनी के कमरे में बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज से कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम से उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था।
एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ खुलता था। जब मैंने वह देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेटा और यह सोचने लगा कि कोई तो रात को अंदर आया था, ना जाने कौन होगा। खैर, फिर मैं शालिनी के कमरे में चला गया। शालिनी अपने बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी तो शालिनी शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। काफी देर मैं वही खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं शालिनी के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को शालिनी के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया था, सुबह ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। इस वक्त तो शालिनी नहीं उठती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो वो वहां पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो अब घबरा रहा था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचाकर जगाया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वो हाल था कि काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था। फिर मुझे एक नौकर ने बताया कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को शालिनी के कमरे से किचन की तरफ भागते हुए देखा था। तो क्या वो बावर्ची ही था? मैंने जल्दी से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं इसका पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे हैं। वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे किसी मोहल्ले वाले ने बताया कि सुबह सुबह बावर्ची शालिनी के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और उसमें साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची शालिनी के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी जगह पर पहुंची तो वह सुनसान जगह खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त भी रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त रहते थे। मैं उस घर में पहले भी जा चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने शालिनी को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने इन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। शालिनी रोते हुए मेरे गले से लग गई। वह बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन शालिनी को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता हूँ।
और जब तक मैं जिंदा हूँ, आप बेफिक्र रहे। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही शालिनी की तरफ। ये सुनकर मालकिन का मन खुश हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। अब आपको अनुभव से पहचानना है कि कौन आपके साथ है, कौन कितना वफादार है और कौन आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।